डियर स्टूडेंट्स, आपका जो यूनिट चल रहा था लाइट, और उस पर हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के अपवर्तन की। तो आज हम प्रकाश के अपवर्तन पे बिल्कुल लास्ट पे हैं, और आपने वहाँ पे अपवर्तनांक की निर्भरता देखी थी 2 माध्यमों के लिए, 3 माध्यमों के लिए। और आज हमारा अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण। अलग से अच्छा सा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो आपको बेटा ये बताया गया था कि प्रकाश का अपवर्तन 2 माध्यमों के लिए होता है। माध्यम 2 टाइप के, सघन, विरल। तो अब इस पे आप करोगे क्या कि आपको ऊपर जो है सघन माध्यम लेना पड़ेगा और नीचे आपको विरल माध्यम लेना पड़ेगा। तो प्रकाश आपका सघन माध्यम से आएगा विरल माध्यम की तरफ, तब आपको देखने को मिलेगा क्रांतिक कोण। और उसके बाद इससे संबंधित कुछ घटनाएं होंगी, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो क्रांतिक कोण के लिए बेटा कहता क्या है कि आप जैसे हम एक फिगर बनाते हैं, पहले आपके लिए ऊपर सघन माध्यम रखेंगे, नीचे विरल माध्यम रखेंगे। आपको खुद क्लियर हो रहा होगा मन में कि अब ये प्रकाश किरण जो अपवर्तित वाली है ये अभिलंब से दूर हटेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है, अभिलंब से दूर हटेगी। इसका मतलब है कि जो ये सघन सतह है इसके पास आएगी। तो अगर हम इस किरण को ऐसे नीचे झुकाते जाएं तो ये ऊपर उठती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि ये किरण आपकी बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर आएगी। जिस कोण पे आपकी ये किरण इसके जस्ट ऊपर आ जाएगी, सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम है, वही कोण आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। और जब ये किरण इस पे चली जाएगी तो यहां पर कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो आपकी ये किरण यहां पर हो गई, तो जो अपवर्तन कोण का मान है बेटा वो 90 डिग्री हो गया, 90 अंश। और यहां पर आपने एक विशेष आपतन कोण लिया है जिसको हम कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। तो एक बार पुनः हम बातों को क्लियर करते हैं। क्रांतिक कोण के लिए हमसे कहा यह गया कि क्रांतिक कोण हमारा तब बनेगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। तुम्हें पता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है, मतलब सघन सतह की ओर बढ़ती है। अब अगर हमने देखा कि अगर हम एंगल को झुकाते जाएं, आपतित किरण को झुकाते जाएं, तो एक विशेष एंगल पे आपकी ये किरण इस सतह के संपाती हो जाती है। संपाती होने का मतलब है कि सेम उसके ऊपर ही आ जाती है। जब उसके ऊपर आ जाती है उस समय हमारा जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है, जो कि विरल माध्यम पे बन रहा है। तो अब इसको आप परिभाषित कैसे करोगे? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं, और इसे कैपिटल C से व्यक्त किया जाता है। क्लियर? एक बार पुनः, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अगर हम मान ले बेटा कि हमारा सघन माध्यम जो है वो ग्लास का है, मतलब कांच का है, और जो नीचे है वो वायु का है, तो अब हमको देखना है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में बेटा हमको क्या देखना है? संबंध देखना है। अच्छा सा डेरिवेशन है, देखते हैं क्या होता है। तो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी पे आते हैं। आपको बेटा पता है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कहने का जो आपका अपवर्तनांक है वो मिलता है जिस माध्यम में अपवर्तित किरण जाती है। तो इस फिगर में अगर देखा जाए तो आपका कांच से वायु में आ रहे हैं, तो हमको वायु का अपवर्तनांक मिलेगा कांच के सापेक्ष, लेकिन हमको चाहिए होगा कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो पीछे हम क्रियाकलाप डेरिवेशन देख के आए हैं, यूज में लेंगे।
तो अब हमको देखना बेटा ये है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो उसके लिए हमारा वही हमारे प्यारे से वैज्ञानिक स्नेल, उनका नियम। तो स्नेल का नियम लगाएंगे, लेकिन उसके पहले आपतन कोण का मान I बराबर C लिखेंगे। अपवर्तन कोण R आपका 90 डिग्री है। कहाँ से कहाँ आ रहे हैं हम? ग्लास से वायु में। तो हमारा फार्मूला बनेगा GNA बराबर साइन I बटे साइन R। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं। I की जगह पर आप C लिख दोगे, साइन R की जगह साइन 90 लिख दोगे, कोई दिक्कत? अब करते क्या है कि इनका पक्षांतर कर देते हैं, मतलब इनके टर्म बदल देते हैं। टर्म बदलने का मतलब यह है कि इसके बटे में 1 मान के दोनों पक्षों का पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करेंगे तो बेटा ये 1/GNA बन जाएगा, साइन 90 ऊपर जाएगा और आपका साइन C बटे में आएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 1/GNA को हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये ANG के बराबर होता है। तो मिल गया ना आपको कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो लिख दीजिए, हम जानते हैं तो ANG इक्वल टू 1/sin C, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये आपका संबंध आया। भाषा रूप में कैसे लिखेंगे? सघन माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि सघन माध्यम में ही तो क्रांतिक कोण पाया जाता है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो अगर आपसे कभी पेपर में सिद्ध करने के लिए पूछ ले कि सिद्ध कीजिए कि किसी सघन माध्यम का अपवर्तनांक उसकी क्रांतिक कोण की ज्या का व्युत्क्रम होता है, तो आपको यही काम करना है। I बराबर C लिखना है, R बराबर 90 लिखना है, स्नेल साहब का नियम लगाना है। GNA बराबर साइन I बटे साइन R होगा। GNA आपका GNA रखिए, I की जगह C, साइन C, साइन R साइन 90। पक्षांतर किया दोनों का, 1/GNA इक्वल टू साइन 90/साइन C। साइन 90 की वैल्यू 1/GNA को हम जानते हैं ANG होता है, तो ANG इक्वल टू 1/sin C। तो आपका क्लियर हो गया कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या का व्युत्क्रम होता है। तो ये था आपका क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। दैट्स क्लियर। अब बेटा एक घटना आपकी और आती है जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। इसको यदि कहा जाए तो टोटल इनर रिफ्लेक्शन। अब आप बेटा बात हमसे ये कहोगे कि बात तो अपवर्तन की हो रही थी, यहां परावर्तन कहां से आ गया? तो अब हमको ध्यान से देखना है। आपने देखा था कि अगर इसको हम झुकाते चले आएंगे कि सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में किरण जा रही है, तो एक क्षण ऐसा आता है कि ये इसके संपाती हो जाती है, मतलब ऊपर आ जाती है। तो अगर हम I का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और ज्यादा कर दें, तो ये किरण अब इस सतह से और दूर जाएगी, मतलब ऊपर उठ जाएगी, अर्थात सघन माध्यम से आ रही है, सघन माध्यम में ही लौट जाएगी। तो आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती है और टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो घटना होती है परावर्तन की। लेकिन अब ये आपकी दोनों के अंदर हो रही है, तो अंदर के लिए आंतरिक और टोटल पूर्ण मतलब पूरा का पूरा, इसलिए आपकी घटना बनी अपवर्तन के अंतर्गत पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परिभाषित किस तरीके से करेंगे? पहले शर्त सुनते हैं। शर्त के लिए आपका जो आपतन कोण है उसकी वैल्यू कैपिटल C से बड़ी होनी चाहिए, मतलब आपका आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि हम डेंस मीडियम से, डेंस मीन्स होता है सघन, और हम आ रहे हों रियर पे, रियर मीन्स होता है आपका विरल, तो हम डेंस मीडियम से रियर मीडियम पे आ रहे हों, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हो। ये दो शर्तें जब होंगी तभी ये घटना होगी। ये सोच लो कि रोज हुई तो ना हुई, कि जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, और आपका जो आपतन कोण है उसकी वैल्यू क्रांतिक कोण के मान से बड़ी होनी चाहिए। परिभाषित किस तरीके से करेंगे कि जब हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से जरा सा अधिक कर देते हैं तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती है और
सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए आवश्यक है पहली शर्त कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि हमारी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपका हीरा क्यों चमकता है, दूसरा है मरीचिका, इसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो ये दो उदाहरण हैं, एक आपका हीरा क्यों चमकता है और मरीचिका क्या है। तो आप बेटा जानते हो कि पृथ्वी के अंदर सूर्य का प्रकाश आता है और प्रत्येक वस्तुएं उसके प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। हीरे की अपनी एक संरचना होती है, तो हीरे के अंदर भी प्रकाश उपस्थित है। हीरे में कई सारी सतहें होती हैं और उन सतह पे के अंदर प्रकाश जो होता है आपस में टकरा के परावर्तित होता रहता है। अब जब परावर्तित होगा और एंगल क्रांतिक कोण से बड़े होंगे तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी विशेष स्थिति पे, किसी सतह पे अगर वो आपका जो कोण है आपतन कोण, अगर बेटा वो क्रांतिक कोण से जरा सा भी कम हो जाता है, तो जिस सतह के लिए वो कोण कम होगा, प्रकाश उसी सतह से विरल माध्यम अर्थात वायु के माध्यम में आ जाएगा। हम लोग वायु के माध्यम में ही खड़े हैं, तो आपको जो हीरा है वो चमकता हुआ दिखाई देगा। ये बात हुई कि अगर कम भी हो जाए तो उसके लिए था। लेकिन क्रांतिक कोण पे यदि हीरे पे प्रकाश टकरा रहा है तो आपको पता है सारा प्रकाश उसकी सतह पे ही रहेगा, और जब सतह पे रहेगा एक साथ सारा प्रकाश सतह पे रहेगा तब भी आपको चमकता हुआ दिखेगा। मतलब ये है कि हीरे के अंदर यदि आपके आपतन कोणों का मान जो सतह पे टकरा रहे हैं उनका मान यदि क्रांतिक कोण के बराबर भी है, हीरे और वायु के लिए क्रांतिक कोण लगभग 24 डिग्री होता है, तो अगर 24 डिग्री है या 24 डिग्री से कम है तो आपका हीरा चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर 24 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन रहा है तो सारा का सारा प्रकाश वहीं पे टकराता रहेगा। तो दैट्स क्लियर, ये बात हो गई। अब मरीचिका शब्द आया। मरीचिका बेटा एक टाइप का भ्रम है जो रेगिस्तान में सड़क पे चलने पे बनता है कि गर्मियों में आपने कभी कभी गौर किया होगा कि हम जा रहे हों तो सामने ऐसा लगता है कि पानी से भरा कोई तालाब हो और वो सामने से आ रहे वाहनों के और पेड़ पौधों के प्रतिबिंब हमको सड़क पे दिखाई देते हैं। तो वो जो भ्रम आपको दिखता है वही भ्रम मरीचिका है। तो क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर पे बनता है कि मरीचिका क्या है और यह कैसे बनती है। तो आप समझ लीजिए कि मरीचिका एक टाइप का भ्रम है जिसके कारण हमको ये आभास होता है कि दूर कहीं जैसे पानी से भरा कोई तालाब हो, यही भ्रम मरीचिका कहलाता है। अगर ये भ्रम रेगिस्तान में हो रहा हो तो उसको हम रेगिस्तान में मरीचिका कहेंगे। बनने का कारण क्या है कि आपको पता है प्रत्येक सतह पे कई सारी सतहें परतें बहुत सारी होती हैं। तो लाइट जो होती है प्रकाश वो कई सारी सतहों के अंदर कई सारी परतों के अंदर चला जाता है और उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है। और जब भी किसी सतह के लिए प्रकाश जो उसके अंदर है उसके लिए जो आपके आपतन कोणों के मान हैं वो यदि क्रांतिक कोण के बराबर हैं या क्रांतिक कोण से हल्के से भी कम हो जाते हैं तो प्रकाश आपका फिर से विरल माध्यम में आ जाता है और वो सतह हमको बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देती है। और जब सतह चमकती है तब उस पर आपके प्रतिबिंब जो हैं वो निश्चित तौर पे बन जाएंगे। तो इसीलिए हमको ये भ्रम होता है चमक के कारण कि जैसे दूर कहीं आपका कोई तालाब हो पानी से भरा। तो ये आपका अपवर्तन का जो टॉपिक था ये बेटा यहाँ से क्लोज हुआ। अब लाइट पे अगले जो अगले टॉपिक की जो हम बात करेंगे वो होने वाला है लेंस। और लेंस की चर्चा के साथ ही आपका जो ये पहला चैप्टर होगा ये समाप्त हो जाएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर रहा, न्यूमेरिकल इसके हो जाएंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और लगभग आपकी हाई स्कूल की आधी फिजिक्स भी ख़त्म हो जाएगी। यहीं से एक चैप्टर लाइट का बचेगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। एक दिन का टॉपिक रहने वाला है वो उसी दिन ख़त्म करेंगे। बाकी ये टॉपिक अच्छे से समझिए, रिवीजन करिए और इसके बाद जितने भी फार्मूले आए हैं चैप्टर पे तो हम लेंस की चर्चा बाद में करेंगे।
इस पे आप परावर्तन अपवर्तन को ध्यान से देखिए। लेंस की चर्चा खत्म होते ही आपसे न्यूमेरिकल पे चर्चा की जाएगी, और न्यूमेरिकल तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, तो बाकी ध्यान रखिए। जय हिंद।